है, स्टूडेंट्स है, बस स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। तो कल क्या पढ़े थे, सबको याद है? रिवाइज वगैरह करके आए हो कुछ? कौन कौन रोज पढ़ रहा है फिजिक्स? डेली घर पे लेके बैठता है बुक? है ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डेली पढ़ते हैं? अरे वाह, चलो अच्छी बात है। पढ़ाई चालू रखो, डेली पढ़ते रहो। बस कुछ टाइम ही बचा है, मिलेगा अच्छा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा तुम्हारा। चलो स्टार्ट करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं उनको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मेरा। हाँ, जैसा रोज़, माय नेम इज़ मोमिन अब्दुल्ला। माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड, और मैं पिछले 7 साल से फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ आप जैसे स्टूडेंट्स को। और यहाँ ये प्लेटफॉर्म पे हम फिज़िक्स पढ़ते हैं। डेली 4 बजे लेक्चर्स होते हैं हमारे लाइव। ग्रुप्स बने हैं, ग्रुप्स पे आप डाउट्स पूछ सकते हो। क्विज़ॉन्स वगैरह है जिससे आप, वॉइस फट रही है बेटा थोड़ा सी, हाँ सर्दी हुई है यही से ऐसा लग रहा होगा, वॉइस फट रही है। सही से सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम लोग को? समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ी सी सर्दी भी है, खांसी भी है। हम्म, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, निगेटिव आया, टेस्ट करवा लिए थे, निगेटिव आ गया। ऋषिकेश, थैंक यू। बस 3 दिन पहले ही करवाया हूँ टेस्ट, निगेटिव आई है रिपोर्ट। अच्छा, गर्म पानी। ओके ठीक है, चलो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर। अभी तक के लेक्चर में हम प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पढ़ चुके हैं, और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़े थे कि दो प्रोग्रेसिव वेव जब ट्रैवल करके आती है मीडियम में, इंटरफेयर करती है, दोनों सेम फेज में होती है तो कंस्ट्रक्टिव, दोनों अपोजिट फेज में होती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मिलता है। अब आज के लेक्चर में हम स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस करेंगे कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती है और ये कैसे फॉर्म होती है, तो इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव मतलब डेरिवेशन हम देखने वाले हैं, डिराइव करेंगे स्टेशनरी वेव। नोट्स, एंटी नोट्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो प्रोग्रेसिव वेव में हम क्या पढ़े थे कि एक वेव है जो ट्रैवल करते हुए आई मीडियम के एक पॉइंट पे, और वो यहाँ पे पॉइंट पी पे जो पार्टिकल था उसका डिस्प्लेसमेंट करती है y1 से। फिर ऐसे ही सेकंड वेव ट्रैवल करते हुए आती है पॉइंट पी पे, और वो भी क्या करती है, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट करती है। फर्स्ट वेव से इसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ लेना देना नहीं है। अब अगर ये दोनों वेव इन फेज होते हैं सेम फेज में, तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, और फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। और जब ये आउट ऑफ फेज होती थी तो हम यहाँ पे क्या बोलते थे, आउट ऑफ फेज होती है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ये पढ़े थे अभी तक, ये समझ में आ गया था। अब स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होती है? स्टेशनरी वेव फॉर्म कैसे होती है, बेसिकली क्या होगा, दो वेव है, आइडेंटिकल वेव है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करती है और एक वेव
इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। मतलब अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ तो दूसरी वेव अपोजिट डायरेक्शन से आएगी और ये दोनों वेव क्या हो जाएंगे, इंटरफेयर करेंगे। जब ये दोनों वेव इंटरफेयर कर रहे हैं, देखो ब्लैक वाली जो वेव है उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स और जो रेड वाली वेव है उसकी डायरेक्शन है निगेटिव एक्स। बोथ वेव आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहना चाहिए। तो ऐसा जब होगा, दो आइडेंटिकल वेव, टू आइडेंटिकल वेव, आइडेंटिकल मतलब हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो जब वो सुपर इम्पोज्ड होंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्टेशनरी वेव मिलेगी। समझ में आया ये? स्टेशनरी वेव कब मिलेगी? दो आइडेंटिकल वेव, डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन इंटरफेयर विथ ईच अदर, रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव हमको चाहिए तो हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट अरेंजमेंट है एक ही वेव भेजना है। मैं क्या करता हूँ, एक रस्सी बांध दिया, कपड़ा सुखाने वाली रस्सी देखे हो, घर में बांधते हैं अक्सर लोग, सभी कपड़ा धोते होंगे, सबके घर में कपड़ा सूखता भी होगा। वो कपड़ा हम एक रस्सी पे डाल के सुखाते हैं, तो वो रस्सी को क्या करते हैं, एकदम टाइट बांध देते हैं और ये रस्सी को मैं प्लग कर देता हूँ। तो जब मैं रस्सी को प्लग करूंगा ना तो इसमें क्या होगा, ये क्रस्ट बनेगा और ये जो क्रस्ट है ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो ट्रफ, एज अ ट्रफ रिफ्लेक्ट होता है। फिर ये ट्रफ यहाँ पे आके एज अ क्रस्ट रिफ्लेक्ट होगा। क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ बनते जाएगा और वो एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगे और आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखने वाला है। एक सॉलिड लाइन देख रहे हो क्या? सॉलिड लाइन मतलब ये एक वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, वो ये जो रिजिड सपोर्ट है इससे रिफ्लेक्ट होके आई, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो डैश लाइन से आपको दिख रही होगी। तो ये सॉलिड लाइन वाली वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर है तो डैश वाली निगेटिव डायरेक्शन में है और ये दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। वो है एक ही रस्सी, वो रस्सी या तो क्रस्ट पे होती है या तो ट्रफ पे होती है, बट ये क्रस्ट से ट्रफ, ट्रफ से क्रस्ट, ये इतना रैपिड होता है कि हमको एक लूप दिखती है। जैसे आप पंखा चला देते हो, घर में फैन ऑन करते हो तो आपको सर्कल दिखने लगता है क्या? फैन की अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो सर्कल दिखेगा, फिर जब फैन रोक देते हो तो आपको वो पत्ती दिखने लगती है पंखे की। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। क्या किए, स्ट्रिंग तो एक ही थी उसको प्लग किए, तो एक बार क्रस्ट बन रहा है, एक बार ट्रफ बन रहा है, एक बार क्रस्ट बन रहा है, एक बार ट्रफ बन रहा है और ये इतना रैपिड हो रहा है कि आपको वो एक लूप के जैसा दिख रहा है। तो यही वेव को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव। गिटार सितार ये बजाए हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में देखे हो स्ट्रिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग को जब आप प्लग करोगे, बजाए, अरे बजाए नहीं, देखे है क्या? तो जब आप उसको प्लग करते हो तो उसकी स्ट्रिंग कैसे वाइब्रेट होगी, एक बार नीचे एक बार ऊपर, कुछ क्या बनेगा वहां पे, लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा।
तो उसको ही हम स्टेशनरी वेव बोलेंगे। कपड़ा सुखाने वाली रस्सी है, एकदम टाइट करके बांध दो और उसको बीच में से प्लग कर दो। प्लग कर दो मतलब डिस्टर्ब कर दो उसको, तो वो क्या करेगी, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो वाइब्रेशन किसकी वजह से स्टार्ट हुआ, स्टेशनरी वेव की वजह से। समझा ये समझा क्या? अब देखो कुछ पॉइंट्स पे ना, जो पॉइंट्स पे टाई किए हैं, जैसा ये पॉइंट है और ये पॉइंट, तो जो पॉइंट पे आप रोप को टाई किए थे वो पॉइंट तो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे, तो उसको हम बोलते हैं नोड। नोड का मतलब डिस्प्लेसमेंट वहां पे पार्टिकल का नहीं हो रहा है या जीरो है या मिनिमम है। फिर उसके बाद आप क्या देखें, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक लूप बना के बता देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ध्यान से देखना है, अक्सर कंफ्यूज रहते हैं बच्चे की स्टेशनरी वेव है क्या। ब्लू वाली लाइन थी, ये रस्सी टाइट करके बांध दिए। अब रस्सी को प्लग किए, तो जब मैं रस्सी को प्लग किया तो ये एक क्रस्ट बना। फिर ये क्रस्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके आएगा। अब ये रिफ्लेक्ट होके आएगा तो एज अ ट्रफ रिफ्लेक्ट होने वाला है, ये बना। अब यहाँ पे देखो, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, और एक पार्टिकल ना एकदम मिडल वाला लेते हैं। मिडल वाला पार्टिकल लेते हैं, ये वाला, सॉरी, ये मिडल वाला पॉइंट ले लिए। मिडल पे भी क्या है, एक पार्टिकल है, राइट। यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे और यहाँ पे। कहाँ चेंज करा हूं मैं, अरे यहाँ देख लो भैया, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये है सिक्स, सेवन, एट, नाइन। ये कुछ पार्टिकल्स बना दिया। अब फर्स्ट पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे क्या, रोप ऊपर जा रही है, रोप नीचे आ रही है। सेकंड पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। थर्ड पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहा है, फोर्थ पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहा है, और फिफ्थ पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहा है। 1 to 5 में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कौन से पार्टिकल का हो रहा है, 1 to 5 में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कौन से पार्टिकल, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, ये ऊपर से आया नीचे, नीचे से आया ऊपर। तो फिफ्थ वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले को मैं एंटी नोड बोलूंगा। और सबसे कम डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, फिफ्थ से कम फोर्थ का है, फोर्थ से कम थ्री का है, थ्री से कम टू का है, टू से कम वन का है। तो वन वाले पार्टिकल को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है या जीरो है, तो इसको नोड बोलूंगा। नोड मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। एंटी नोड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया ये? 5 से ज्यादा कोई डिस्प्लेस हो रहा है क्या, नहीं। फिर ये बाद में नीचे आओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होते जाएगा। चलो ठीक है, तो नोड और एंटी नोड समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ बन रहे हैं ना, क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ कौन सी वेव में बनता है, क्रस्ट और ट्रफ मतलब कौन सी वेव है,
ट्रांसवर्स वेव, तो इसको मैं बोलता हूं ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। तो क्या ये लॉन्जिट्यूडनल में नहीं होता? यस होता है सर। लॉन्जिट्यूडनल में कभी बांसुरी बजाए हो क्या? बांसुरी बजाए हो तो वहां पे हवा अंदर जाती है, हवा जाती है तो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है। कुछ पॉइंट्स पे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन कम हो रहा है, कुछ पॉइंट्स पे पार्टिकल का वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। ये पाइप में होती है। फिगर ऑन द लेफ्ट शोज स्टैंडिंग वेव्स। स्टेशनरी वेव को हम स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं। स्टैंडिंग वेव बोलो, स्टेशनरी वेव बोलो, वही चीज है। Waves in a conventional way, while figure on the right shows the actual oscillation of the material particle for longitudinal stationary wave. पॉइंट ए एंटी नोड है, पॉइंट एन नोड है। यहाँ पे भी नोड मिलता है जहाँ पे पार्टिकल बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे एंटी नोड भी मिल रहा है जहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, नीचे से एरो दिखा क्या? नीचे से एरो दिख रहे? एरो वाले डायग्राम में पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बता दिया है। एरो क्या शो कर रहे हैं कि पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं, वो समझा? हाँ अभी आई आवाज, म्यूट था। हाँ चलो ठीक है। तो ये जो एरो बता रहे ना, यहाँ पे देखो, ये एरो, ये एरो, ये एरो बता रहे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। एरो बड़ा है मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एरो छोटा है मतलब एम्पलीट्यूड कम है, और एरो नहीं है मतलब एम्पलीट्यूड नहीं है। ये पार्टिकल मूव ही नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? एरो बड़ा होते जा रहा है मतलब वो पार्टिकल उतना ज्यादा वाइब्रेट होते जा रहे हैं, एरो छोटा होते जा रहे हैं मतलब वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड कम होते जा रहे हैं, और एरो नहीं है मतलब वाइब्रेशन है ही नहीं। सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा नोड पे आपको। समझा ये? तो लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव भी प्रोड्यूस होती है और ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव भी प्रोड्यूस होती है। ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव कहाँ पे प्रोड्यूस होगी? गिटार की स्ट्रिंग्स में। और लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव कहाँ पे प्रोड्यूस होगी? फ्लूट में, या बांसुरी आप जिसको बोलते हो। फूक के जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ऐसे हवा मार के फूक के बजाते हैं, तो उसमें प्रोड्यूस होती है लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। समझ में आ गया? नोड एंटी नोड समझ में आ रहे? तो अब ना हमको इक्वेशन निकालना है, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे ये वेव इक्वेशन है एक हमारे पास। फर्स्ट वेव जो ट्रैवल कर रही थी वो थी ए साइन 2 पाई एन टी -2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये वेव इक्वेशन किसके लिए है? When the wave is traveling in positive x direction, जब वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो ये इक्वेशन, और दूसरी वेव क्या हो रही है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन से आ रही है, तो ए साइन 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये वेव आ रही है निगेटिव एक्स डायरेक्शन से। एक मिनट देखने दो, टीम बनी है क्या? हाँ टीम तो बन गई है। ब्रेकआउट हो जाए। प्रोग्रेसिव वेव पढ़े हो आप लोग?
किसको किसको चाहिए ब्रेकआउट? ठीक है चलो, देखो क्वेश्चन आ रहा है। थोड़ा सी न्यूमेरिकल टाइप वाला दूं क्या? चलो दिमाग लगाओ थोड़ा सी। चलो देखो, 90 सेकंड का टाइम देता हूँ, अगर बुक और पेन लेके बैठे हो तो फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। कंसेप्चुअल, तो कौन सी टीम है फर्स्ट पे? बीस्ट, चलो अच्छी बात है। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। वन मोर क्वेश्चन। v is equal to n lambda 10/100। 10/100 होता है 0.1। इससे सिंपल क्या आएगा? चलो अभी एक बाद में होगा, पहले एक डेरिवेशन करेंगे उसके बाद आएंगे। क्वेश्चन है बहुत है आज, पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, नहीं तो पढ़ाना रह जाएगा। थोड़ा सी वेट करो। चलो ये y1 और y2 हो गया, ये दोनों क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक निगेटिव डायरेक्शन में है, दोनों सुपर इम्पोज्ड हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो y1 और y2 का एडिशन होने वाला है। तो y1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, y1 वाली इक्वेशन a साइन 2π/nt माइनस 2π x/λ प्लस a साइन 2π/nt प्लस 2π x/λ। a और a कॉमन है, तो मैं a को कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन 2π/nt माइनस 2π x/λ प्लस साइन 2π/nt प्लस 2π x/λ। मेरी हैंड राइटिंग खराब आ रही है क्या? चलो थोड़ा सी मेरे बोलने पे भी ध्यान दो। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये साइन सी प्लस साइन डी का है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला सबको आता है यहाँ पे। ये है साइन सी और ये है साइन डी। साइन सी प्लस डी का ये सी है, पहला जो ब्रैकेट देख रहे हो आप ये सी है और ये डी है। और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 sin c+d/2 इंटू कॉस c-d/2। हमारे पास क्या है इक्वेशन, साइन सी, सी की जगह क्या है 2π/nt माइनस 2π x/λ ना। तो मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू a। हाँ, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन ब्रैकेट में c+d/2। तो c क्या है, c है 2π/nt माइनस 2π x/λ। 2π/nt प्लस 2π x/λ ये c हो गया, प्लस d 2π/nt। अच्छा पहला वाला माइनस है, सॉरी,
पहला वाला माइनस रहेगा, दूसरा वाला प्लस रहेगा। चलो माइनस प्लस 2π/nt प्लस 2πx/λ, c प्लस डी हो गया। इसको डिवाइड करना है किससे? 2 से। 2 साइन c प्लस डी हो गया इनटू कॉस c माइनस डी। c माइनस डी मतलब 2π/nt माइनस 2πx/λ माइनस ब्रैकेट में क्या रहेगा? 2π/nt प्लस 2πx/λ द होल डिवाइडेड बाय 2। ये समझ में आ रहा है? थोड़ा सी इक्वेशन बहुत लंबी है। तो y इज इक्वल टू ये 2 और ये a एक साथ लिख लेता हूं मैं, 2a साइन प्लस 2πx/λ माइनस 2πx/λ कैंसल हो जाएगा। क्या बचेगा? 2π/nt प्लस 2π/nt। कितना π/nt हो गया? 4π/nt डिवाइडेड बाय 2 इनटू कॉस। अब देखो ये माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये 2π/nt प्लस में है और ये 2π/nt माइनस में मिलेगा। जब ब्रैकेट ओपन करोगे कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2πx/λ माइनस 2πx/λ ऐड होके माइनस 4πx/λ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। ये आपका ब्रैकेट मिल गया। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, तो y इज इक्वल टू 2a साइन 2π/nt इंटू कॉस माइनस 2π x/λ x/λ। अब ये सब पढ़े हो ना कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये माइनस साइन नहीं भी लगाते हैं तो चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा अब मेरे पास फॉर्मूला y इज इक्वल टू 2a साइन 2π/nt इंटू कॉस 2πx/λ। कुछ नहीं किया हो, माइनस साइन को उड़ा दिया क्योंकि ये फॉर्मूला है मेरे पास। अब यहाँ पे 2πn का मतलब होता है ओमेगा। और एक चीज और, ये जो इतना बड़ा टर्म दिख रहा है कॉस वाले टर्म को हमेशा हम एम्पलीट्यूड कंसीडर करते हैं। इसको मैं एम्पलीट्यूड ले लूंगा, एम्पलीट्यूड मतलब ए लिख लूंगा या आर लिख लूंगा, जो भी रहेगा। मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं? कंसीडर आर इज इक्वल टू, और आपकी टेक्स्ट बुक में ए है, चलो ए ले लेते हैं। कंसीडर कैपिटल ए इज इक्वल टू 2a cos 2πx/λ। तो अब ये जो ब्लू वाला दिखा है इसकी जगह a लिख लूंगा। तो अब y की इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास? बाकी के टर्म्स वैसे ही, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और ये इसकी जगह क्या लिखना है हमको? a। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी मिलेगा क्या? समझ में आया? एक ही ये इक्वेशन याद रखना है क्योंकि अभी ये यूज करने वाले हैं। ये रिजल्टेंट वेव इक्वेशन है। रिजल्टेंट वेव कौन सी मिली है? स्टेशनरी वेव मिली है।
तो अगर क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, डिराइव द इक्वेशन और डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको ये डेरिवेशन लिखना है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। ये जो इक्वेशन मिली है ये इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में भी होगा। है क्या, देखे एक्सरसाइज। y1 और y2 नहीं देता है, y1 और y2 याद रखना है। derive an expression for equation of stationary wave on a stretch string, बस इतना क्वेश्चन देगा। y1 y2 सब आपको याद रखना है। तो अब ये रिजल्टेंट वेव इक्वेशन मिल गई। रिजल्टेंट वेव इक्वेशन में ये आपको समझ में आता है क्या, ए एम्पलीट्यूड है, ए एम्पलीट्यूड है ना। कंडीशन ऑफ नोड, नोड की कंडीशन क्या होती है, नोड का मतलब क्या हुआ, कंडीशन फॉर नोड, नोड चाहिए, नोड मिल गई, नोड कब मिलेगी। 3 मार्क्स या 4 मार्क्स। नोड कब मिलेगी, जब एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव होगा 0, बट वी नो दैट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा, ये हमको पता है। तो 0 भी मिलना चाहिए, तो मैं बोलूंगा ये जो इक्वेशन 2 है इसका आंसर अगर 0 आ गया तो ये क्या रहेगी, नोड रहेगी। मतलब मैं लिखूंगा 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा, सॉल्व करने पे मेरे को मिलना चाहिए 0। ये 2a मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे जाएगा 0 के साथ डिवीजन में आएगा, 0 ही आंसर मिलेगा। cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा मिल रहा है 0। अब ये चीज बहुत ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। cos थीटा 0 कब होता है, चलो बताओ। cos थीटा मिल गया 0, मतलब थीटा की वैल्यू थी 90, और फिर 270 पे भी 0 मिलता है, और फिर इसमें 180 और ऐड करो तो 450 होगा। अच्छा, 90 को मैं पाई कितना लिखता हूँ, कितना रेडियन हो गया, पाई बाय 2, 270 हो गया 3 पाई बाय 2, 480 हो गया 5 पाई बाय 2, एंड सो ऑन। समझ में आ रही है। जब जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 होगी, हमको उसका आंसर 0 मिल जाएगा। इसका बोलने का मतलब क्या है, दिस टर्म, ये टर्म की वैल्यू या तो पाई बाय 2 है, या 3 पाई बाय 2 है, या 5 पाई बाय 2 है, तभी तो 0 होगा। तभी तो कॉस ऑफ दिस टर्म 0 होगा जब मैं ये सॉल्व किया और पाई बाय 2 आया, एंड सो ऑन। तो मैं लिख लेता हूं कि 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा की वैल्यू है पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, एंड सो ऑन। पाई बाय 2 के साथ इवन है या ऑड है, पाई बाय 2 के साथ इवन है या ऑड है, ऑड है। तो पाई बाय 2 तो कॉमन है ना। हम्म तो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा
पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ऑड नंबर के लिए ना एक ही इक्वेशन है, 2p माइनस 1 या 2p प्लस 1 भी लिख सकते हो। अगर माइनस 1 लिखे हो तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है। समझ में आ रहा है? और अगर आप यहाँ पे प्लस लिख दिए हो तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे। मैथ सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कुछ भी लगा दो। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा, अगर 2p प्लस 1 लिखूंगा तो सॉरी ये n नहीं, ये p रहेगा, तो p की वैल्यू मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं माइनस लिखा हूं तो 1 से, तो हम 1 वाला लेंगे। फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, 2p माइनस 1 पाई बाय 2। और p की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये है 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये पाई और ये पाई कैंसल, x, ये जो 2 बाय लैम्डा है यहाँ जाके लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। तो x की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2p माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये तो ऊपर वाला उतार दिया मैं, ये टर्म जो था उसको लिख दिया ऐसा ही। 2 बाय लैम्डा यहाँ पे आके लैम्डा बाय 2 हो गया। तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2p माइनस 1 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4। x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिली 2p माइनस 1 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4। p की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो मैं p की वैल्यू क्या करते जाऊंगा, 1 पुट कर दूंगा। तो जब मैं p की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 2 माइनस 1 1 होगा, लैम्डा बाय 4 आएगा, 3 लैम्डा बाय 4 आएगा, 5 लैम्डा बाय 4 आएगा एंड सो ऑन। ये सब पोजीशन है, एक्स एक्सिस की पोजीशन है। यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, नोड्स मिलने वाली है। तो जब मैं स्टेशनरी वेव बनाऊंगा, जब मैं स्टेशनरी वेव बनाऊंगा, ये है आपकी स्टेशनरी वेव। एक वेवलेंथ, एक लैम्डा, मतलब ये क्रस्ट से, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस हो जाएगा 1 लैम्डा। तो मैं ये डिस्टेंस को लैम्डा बोलूंगा। इसका आधा कर दूंगा मैं तो वो लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। इसका हाफ कर दूंगा तो वो लैम्डा बाय 4 हो जाएगा। मतलब ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है और ये एंटी नोड है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो पहला एंटी नोड मेरे को लैम्डा बाय 4 पे मिल रहा है। यहाँ का डिस्टेंस ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो मैं ये x की वैल्यू 0 बोलता हूँ। कितना आगे गया, हाफ लैम्डा का हाफ, तो ये x की वैल्यू लैम्डा बाय 4 आ गई। ये x की वैल्यू 2 लैम्डा बाय 4 आ गई। ये x की वैल्यू 3 लैम्डा बाय 4 और ये x की वैल्यू 4 लैम्डा बाय 4। ये x की वैल्यू 5 लैम्डा बाय 4। ये x की वैल्यू 6 लैम्डा बाय 4। ये याद रखना है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट, एक नोड से दूसरे एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 4। तो ये लैम्डा बाय 4 हो गया।
ये एंटी नोड से यहाँ तक का एंटी नोड का डिस्टेंस λ/4, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस λ/4, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस λ/4, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस λ/4। तो ये 1 λ/4, 2 λ/4। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा, 2 λ/4। ये यहाँ तक डिस्टेंस 1 λ/4, फिर 1 λ/4, 2 λ, 3, तो ये 3 λ/4। फिर 1 2 3 4, 4 पोर्शन मिल गए तो 4 λ/4, फिर 5 λ/4, फिर 6 λ/4। फिर ये पॉइंट पे क्या होगा, चलो बताओ। ये एक येलो कलर की लाइन दिख रही होगी, यहाँ की पोजीशन क्या है, कितना λ/4 है। यहाँ की पोजीशन है 7 λ/4 और ये लास्ट पॉइंट है 8 λ/4। तो ये सब पॉइंट पे मेरे को क्या मिलने वाला है, नोड नोड नोड। पहला नोड मिला क्या, λ/4 पे। λ/4 पे क्या देखे हम, नोड था क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नोड कहाँ पे आएगा, 3 λ/4 पे आएगा। फिर नोड कहाँ पे आएगा, 5 λ/4 पे आएगा। फिर नेक्स्ट नोड कहाँ पे आएगा, 7 λ/4 पे आएगा, एंड सो ऑन। तो ये सब पोजीशन एक्स एक्सिस पे कौन किसकी पोजीशन है, नोड्स की पोजीशन है। ऐसे ही आप अगर एंटी नोड वाला करोगे तो बताओ पहला एंटी नोड की पोजीशन क्या है, पहले एंटी नोड की पोजीशन क्या है। पहला एंटी नोड आपको स्टार्टिंग में ही मिल रहा है x = 0 पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंटी नोड कहाँ पे मिला, 2 λ/4। इसको λ/2 लिख सकते हैं क्या। फिर नेक्स्ट एंटी नोड कहाँ पे मिला, 4 λ/4। फिर नेक्स्ट एंटी नोड कहाँ पे मिला, 6 λ/4। चलो x की वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। किसके लिए लिख रहे हैं, एंटी नोड के लिए लिख रहे हैं। पहला 0 पे एंटी नोड, दूसरा एंटी नोड में को 2 λ/4 पे मिला, तो 2 λ/4 को मैं λ/2 लिखूंगा। तीसरा एंटी नोड में को 4 λ/4 पे मिला, 4 4 कैंसल लैम्डा। फिर 6 λ को मैं 3 λ/2 लिखूंगा। फिर मैं 8 λ/4 को 2 λ लिखूंगा, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है। ये पॉइंट पे क्या मिल रहा है हमको, एंटी नोड। क्या मिल रहा है, एंटी नोड। ये समझ में आया, एंटी नोड का कर लोगे ना। अब दो सक्सेसिव नोड के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये नोड है। अरे भैया पहले जो पूछ रहा हूं वो तो बता दो। x λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, 7 λ/4, एंड सो ऑन। ये जो पहला सीरीज है ये किसके लिए है, नोड के लिए है। तो फिर एंटी नोड वाली सीरीज कैसे लिखोगे, x = 0, λ/2, लैम्डा, 3 λ/2, 2 λ, एंड सो ऑन। एंटी नोड, नोड, समझ में आ रहा है। चलो दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो।
3 लैम्डा/4 माइनस लैम्डा/4, 3 लैम्डा/4 में से 1 लैम्डा/4 निकाल लिए तो बचा 2 लैम्डा/4, तो ये आ गया लैम्डा/2। ये समझा क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड, दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा/2 माइनस 0, तो लैम्डा/2 आता है, या लैम्डा माइनस लैम्डा/2। एक लैम्डा में से हाफ लैम्डा निकाल दो तो हाफ लैम्डा बचता है। तो ये लैम्डा/2 क्या है? ये लैम्डा/2 है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स, ऐसा बोल सकते हैं क्या? या तो दो सक्सेसिव नोड ले लो या तो दो सक्सेसिव एंटी नोड ले लो, दोनों के बीच का डिस्टेंस लैम्डा/2। तो व्हाट अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड? यहां पे आ जाते हैं। जो नोड के बाद वाला एंटी नोड है या जो नोड से पहले वाला एंटी नोड है वो कितने डिस्टेंस पे है? ये है एंटी नोड और ये है नोड। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, या ये है एंटी नोड और ये है नोड, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? नोड एंटी नोड ये डिस्टेंस, नोड एंटी नोड ये डिस्टेंस, नोड एंटी नोड ये डिस्टेंस। समझ में आ रही है? गेटिंग इट? तो हम क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड is lambda/2, but distance between node and adjacent antinode is lambda/4। ये समझ रहा है क्या? नोड और उसके बाजू में जो एंटी नोड है उसका डिस्टेंस, नोड से लग के जो एंटी नोड है उसका डिस्टेंस लैम्डा/4, नोड के बाद वाली जो नोड आती है वो डिस्टेंस लैम्डा/2, एंटी नोड के बाजू में जो एंटी नोड है, मतलब बीच में नोड तो रहेगा, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा/2, बट नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा/4। गेटिंग इट? अगर ये समझ में आ गया तो आप स्टेशनरी वेव की प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो। एग्जाम में पूछेगा what are the properties of stationary wave, write down the properties of stationary wave। 2 मार्क्स के लिए पूछेगा तो 4 प्रॉपर्टी लिखना है, 4 मार्क्स के लिए पूछेगा तो 8 प्रॉपर्टी लिखोगे, 3 मार्क्स के लिए पूछेगा तो 6 प्रॉपर्टी लिखोगे। देखो पहली प्रॉपर्टी में तो डेफिनेशन ही है। First property is about definition. When two identical waves traveling along the same path in opposite direction interfere with each other, resultant wave is called as stationary wave। ये समझाने की जरूरत है क्या? स्ट्रिंग में भी बन जाती है, एयर कॉलम में भी बन जाती है डेफिनेशन। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। अब ट्रांसवर्स वेव की बात किया है तो रिजल्टेंट वेव इज ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। अब दो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव जब सुपर इम्पोज्ड होगी तो रिजल्टेंट वेव क्या मिलेगी? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव।
When a transverse stationary wave is produced on a string, some points are motionless. Motionless मतलब displacement zero, displacement zero मतलब nodes. With greatest amplitude, they are antinode. Points between nodes vibrate the value amplitude 0 to a. नोड वाले का एम्पलीट्यूड ए बोल रहे हैं, एंटी नोड वाले का 0 बोल रहे हैं, तो उसके बीच में जितने भी पार्टिकल रहेंगे वो ए से कम एम्पलीट्यूड और 0 से ज्यादा रहेंगे क्या? ये वाले पार्टिकल की बात किया है, समझ में आ रहा है? पॉइंट्स बिटवीन द नोड एंड वाइब्रेट द वैल्यू एम्पलीट्यूड बिटवीन 0 टू ए, 0 से ज्यादा ए से कम. वेरी गुड. द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू एडजेसेंट नोड्स, या एडजेसेंट नोड्स भी लिख सकते हो, इज लैम्डा बाय 2. एडजेसेंट मतलब नोड के बाद में दूसरी नोड जैसे ही आई वही दोनों का. एडजेसेंट एंटी नोड इज लैम्डा बाय 2. डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड, लैम्डा बाय 4. समझाने की जरूरत है क्या? All the particles vibrate with different amplitude but their frequency is same. जब बन रहा थी नोड तो अलग अलग एम्पलीट्यूड है क्या? किसी का 0 है, किसी का ए है, और किसी का 0 से ज्यादा है और ए से कम है. बट अगर नोड वाला छोड़ दो, उसके बाजू में एक पार्टिकल मैं लेता हूं और बोलता हूं ये 4 बार वाइब्रेट हुआ, तो एंटी नोड वाला भी 4 बार ही वाइब्रेट होगा. फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, एम्पलीट्यूड अलग होगा. ट्रफ ऑफ ऑल द पार्टिकल, अच्छा सॉरी ट्रफ नहीं है, दो ऑल द पार्टिकल एक्सेप्ट दोज एट नोड्स, नोड्स को छोड़ दो, बाकी सब पार्टिकल मूव हो रहे हैं. मूव हो रहे हैं मतलब उनके पास एनर्जी है, बट वो एनर्जी कहीं ट्रांसफर नहीं हो रही है, वो एक जगह पे फंसी है. यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहे हैं. तो एनर्जी ये दो रिजिड सपोर्ट से बाहर नहीं जा रही है. एक रूम में आप रोप बांध दिए, कपड़ा सुखा रहे हो, वो रोप वही रूम में वाइब्रेट करके रह जाएगी, वो एनर्जी बाजू वाले रूम में नहीं जाएगी. यही से हम इसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं, ये मूव नहीं हो रही है. All the particles of the same loop vibrate in phase while the particle of adjacent loop vibrate out of phase. सेम लूप है या डिफरेंट लूप है, ये समझाने के लिए all the particles of the same loop vibrate in phase. ये देखो, एक वेव गई, अब यही वेव रिफ्लेक्ट होके आने वाली है क्या? यस और नो? यही वेव रिफ्लेक्ट होके आएगी क्या? ब्लू वाली वेव आगे गई, जो ट्रफ था वो क्या बन गया? अब क्रस्ट बन गया, और जो क्रस्ट था वो ट्रफ बन गया. अब पार्टिकल्स का मोशन कैसे हो रहा है? नोड वाले पार्टिकल, एंटी नोड वाले पार्टिकल, नोड वाले पार्टिकल, एंटी नोड वाले पार्टिकल. पार्टिकल्स जा रहे हैं ऊपर नीचे, या तो पार्टिकल्स ब्लू लाइन पे है या तो पार्टिकल्स रेड लाइन पे है. ये समझ में आ रहे क्या? पार्टिकल्स, ये जो सेम लूप है, एक ये फर्स्ट लूप, ये सेकंड लूप, एक ही लूप के पार्टिकल है, तो वो सब एक साथ नीचे जाएंगे कि एक नीचे जा रहा है एक ऊपर आ रहा है, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर आ रहा है? बाजू वाले लूप के पार्टिकल अगर फर्स्ट वाले नीचे आ रहे हैं तो सेकंड वाले पार्टिकल कहाँ पे जा रहे होंगे? ऊपर. एक क्रस्ट पे है तो दूसरे ट्रफ पे होंगे.
अगर पहली लूप वाले ट्रफ पे है तो दूसरी लूप वाले क्रस्ट पे होंगे। सेम लूप के पार्टिकल का फेज सेम होगा। फेज इज सेम मतलब उनका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है। अपोजिट एडजेसेंट लूप, अगर फर्स्ट वाले नीचे आ रहे हैं तो सेकंड वाले ऊपर जा रहे होंगे। मतलब अपोजिट एडजेसेंट लूप की जब बात कर रहे हैं, बाजू बाजू वाले लूप की बात कर रहे हैं, तो आउट ऑफ फेज। ये समझ में आ रहा है क्या? यस। तो पार्टिकल्स ऑफ द सेम लूप वाइब्रेट इन फेज while द पार्टिकल्स ऑफ एडजेसेंट लूप वाइब्रेट आउट ऑफ फेज। समझा? तो दैट्स इट, ये हो गया आज का लेक्चर। कैसा लगा लेक्चर? ब्रेकआउट चाहिए? किसको किसको पसंद आया था क्वेश्चन इससे पहले वाला? चलो वही क्वेश्चन मैं फिर से वही टाइप का क्वेश्चन मैं फिर से पूछ लेता हूँ। वही फॉर्मूला यूज करना है, बट अब मिलेगा आपको 60 सेकंड। गेटिंग इट? 60 सेकंड में आंसर दो। होप तुमको क्वेश्चन पसंद आया रहेगा। थोड़ा सी दिमाग लगा के सॉल्व कर लो, ट्राई करते रहो। आसान था ना? वही बोला तो पहले जैसा था। अच्छा, ये ग्रुप पे क्विज वगैरह खेल रहे हो कि नहीं? कंपटीशन सेक्शन में ऐसे ही क्वेश्चन वहां भी मिल जाएंगे तुमको। आज तक जितने टॉपिक पढ़ाए सबके क्वेश्चंस अपलोडेड है, तो आप ग्रुप पे खेल सकते हो क्विज। नाम क्या है भाई तुम्हारा? अरे अब्दुल्ला मोमिन। हाँ बोलो। किसका क्वेश्चन है? ऋषिकेश। कोई आता ही नहीं है? अच्छा। अरे ऋषिकेश भाई जल्दी से क्वेश्चन पूछ लो। बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके क्वेश्चन का। डेरिवेशन में थेरी लिखना पड़ता है क्या? थेरी से क्या मतलब है तुम्हारा? थेरी से मतलब क्या है तुम्हारा? अगर डिराइव द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव पूछा है तो इक्वेशन डिराइव कर दो, और फिर बाकी जो कर रहे हैं वो करते रहो। बीच बीच में तो कुछ ना कुछ तो लिखोगे, कुछ ना कुछ लिखोगे, मतलब स्टार्टिंग में और एंड में। थ्योरी लिखना होता है मतलब ऐसा बोल सकते हो। इक्वेशन से पहले एक दो सेंटेंस तो लिखना रहेगा। जैसे देखो, एक 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 मिनट रुको, मैं तुम्हारा अभी डाउट क्लियर कर देता हूँ। डेरिवेशन कहाँ गया? हम्म, हाँ, ये इक्वेशन दिख रही है तुमको स्क्रीन पे? ऋषिकेश है क्या? हाँ ठीक है। तो जब मैं ये इक्वेशन लिखा तो मैं यहाँ पे लिख दिया कि ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव। तो ये लिख लेने का, द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन इज दिस। फिर y1 लिखो। फिर द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन इज दिस। when these two waves superimposes, the resultant wave will be द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी y इज इक्वल टू, फिर इसके बाद स्टार्ट कर दो तुम्हारा जो है। फिर जब ये फॉर्मूला लिखोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, यूजिंग दिस फॉर्मूला।
और ये फॉर्मूला यूज ये तुमको समझाने के लिए मैं इतना लिखता हूँ। हमको सब समझते हैं, तुम ये फॉर्मूला नहीं भी यूज लिखने वाले हो तो ये स्टेप भी डायरेक्ट लिखोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा। समझा ऋषिकेश? बाकी ऐसा ही लिखो। फिर जब कंडीशन ऑफ नोड लिखने लगोगे तो ये तो बताना पड़ेगा कि नोड क्या होता है। नोड्स आर द पॉइंट एट विच एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम। तो फिर ये एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। गॉट इट? चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम लेक्चर। थोड़ा सी तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह को बोलो ज्वाइन करने लेक्चर। क्या कर रहे हैं उन लोग का सब पढ़ाई हो गया है क्या? चलो केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड कर लो, बाकी मिलते हैं कल सेम टाइम सेम लेक्चर। कल पढ़ेंगे हम, थोड़ा सी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो देखते हैं कल। फ्री वाइब्रेशन फोर्स वाइब्रेशन कंपेयर करने वाले हैं। चलो टाटा, कल मिलते हैं।